हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो यहाँ पे लेकर कह रहा है कि मतलब मुझे पूरे गांव में ना सिर्फ बदलू वो एक अच्छा आदमी लगता था, मतलब एकदम जो होते हैं ना एकदम मस्त आदमी लगता था। हाँ हाँ, क्योंकि ना वो मुझे लाइक सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था, इसलिए मुझे वो सबसे अच्छा आदमी लगता था। और मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव भी यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी, मतलब उसके पास बहुत सारी अलग अलग रंगों की गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। तो यहाँ पे लेकर कह रहा है कि मतलब वैसे तो उसके मामा के गांव के होने के कारण मतलब मुझे बदलू मामा कहना चाहिए उन्हें, पर मैं उन्हें बदलू मामा की जगह बदलू काका कहता था। मतलब यहाँ पे लेखक बदलू मामा की जगह उन्हें बदलू काका कहा करता था, जैसे गांव के सारे बच्चे कहते हैं उन्हें। तो यहाँ पे जो बदलू का मकान था वो ना कुछ ऊंचे पे बना था, तो उसके मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब जो होता है लाइक क्या कहते हैं, बरामदा टाइप का कह लें या फिर जैसे कि आंगन कह लें। हाँ, आंगन था उसके घर के सामने है, जहाँ पे बहुत पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो यहाँ पे दिया है कि जो नीम का पेड़ था उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम करता था, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसके नीचे वो बैठ के काम करता था। तो बगल में उसकी भट्टी रखी रहती थी जिसमें वो क्या कहते हैं, लाख को पिघलाता था, और सामने लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर वो और लाख के मुलायम मुलायम मतलब जब वो उनको आकार देता था, मतलब चूड़ियों को आकार देता था वो उस पर। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता। तो यहाँ पे दिया गया है कि मतलब पास में ही फिर उसके ना मतलब 4-5 मतलब अलग अलग तरीके की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। बेलन नुमा मुंगेरियाँ मतलब ये जो आप इसके हाथ में देख सकते हैं, ऐसे रखी रहती थी, जो मतलब इधर आगे की तरफ से तो बहुत पतली होती थी और पीछे की तरफ मोटी होती थी। ऐसी इसलिए होती हैं ताकि मतलब क्या कहते हैं, चूड़ियों का अलग अलग सबके हाथ का वो होता है तो वो अलग अलग अच्छे से शेप बन जाते हैं, तो वो इसलिए होती हैं। तो उसमें क्या करता था कि मतलब जो तो जब वो बन जाती थी लाख की चूड़ियाँ, मतलब ऐसे जब वो हो जाती थी, उसके बाद वो उन मुंगेरियों के ऊपर चढ़ाकर उन्हें एक गोल और चिकना बनाता था, और एक एक करके ऐसे ही पूरे हाथ की जब चूड़ियाँ बन जाती थी तो फिर उनके ऊपर रंग भरता था।
फिर है यहाँ पे बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। तो बदलू का जो ये कार्य था मतलब वो सदा से ही एक मच्छिए पे बैठकर करता था। मच्छिए मतलब जो बैठने का होती है चौकी जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके ऊपर ये बैठा है इसको मच्छिया कहते हैं। तो मच्छिए के ऊपर बैठ के वो करता था। बहुत पुरानी मच्छियाँ थी तो उसके ऊपर बैठ के वो करता था और बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसको वो बीच बीच में पीता रहता था। ठीक है, फिर गांव में मतलब फिर लेखक बता रहा है कि गांव में जो उसका दोपहर का समय था ना वो ज़्यादातर उस बदलू के पास ही बीतता था क्योंकि उसके पास ही वो ज़्यादातर रहता था तो उसके पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मतलब उस यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जो बदलू था वो लेखक को लला कहता था और जब वो पहुँचता था तो उसके लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता था ताकि वो बैठ सके। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता, पर जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो यहाँ पे कह रहा है लेखक कि मैं ना घंटों बैठे बैठे उसको वो चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था बैठकर, और मतलब रोज़ाना ही लगभग रोज़ाना ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। हाँ, पर जोड़े बनाने पर जब वो मतलब चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाता था तो उसको कुछ क्षण मतलब कुछ देर देखता था, लाइक कुछ सेकंड्स देखता था वो चूड़ियों को चढ़ाने के बाद। तब तक वो कुछ नहीं करता था, एकदम चुपचाप बैठ कर देखता था उन चूड़ियों को, जैसे कि कोई नववधू की कलाई हो। जैसे कोई मतलब होती है ना, क्या कहते हैं, नववधू लाइक बहू की कोई कलाई हो तो उसके जैसे वो देखता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो यहाँ पे दे रखा है कि बदलू एक मनिहार था और उसका लाइक चूड़ियों बनाने का जो उसका व्यापार था, एक टाइप का बिजनेस मतलब व्यापार था उसका, तो वो उसका पैतृक पेशा था। अब यहाँ पे पैतृक का मतलब कि लाइक उसके पापा भी यही करते थे, उसके दादा से मतलब वो सदियों से यही काम करते आ रहे हैं उसके परिवार में, तो उसका एक पैतृक पेशा था चूड़ियाँ बनाना। तो वास्तव में वो लाइक बनाता तो बहुत ही बढ़िया चूड़ियाँ था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि आप लाइक हाथ से बनाइए तो बहुत वो। आजकल तो क्या हो गया कि मशीन से बनाते हैं तो मशीन से तो कुछ भी अच्छा बन जाता है, पर उस टाइम पे हाथ से बनाई हुई चूड़ियाँ का भी वो था, तो वो बहुत बढ़िया चूड़ियाँ बनाता था। फिर यहाँ पे दे रखा है कि उसकी बनाई हुई चूड़ियों की भी ना बहुत खपत थी। खपत मतलब बहुत बिक्री, समझ रहे हो, बहुत बिक्री थी। मतलब उसके गाँव में में जितनी भी स्त्रियां थी वो तो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, बल्कि और तो और आसपास के गांव से भी लोग चूड़ियाँ उसके पास से ले जाते थे। पर यहाँ पे एक वो था कि वो चूड़ियों को पैसे से कभी नहीं बेचता था, वो कभी भी पैसों से नहीं बेचता था। उसका ना अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब आप कुछ दे रहे हो उसके बदले में आप चूड़ियाँ ले रहे हो। जैसे कि
मैं हूँ तो मैंने उन्हें अनाज दिया, उसके बदले में वो मुझे चूड़ियाँ देंगे, या फिर कुछ भी ऐसे कुछ भी जो नीड होता था, ज़्यादातर अनाज का ही होता है, तो लोग उसे अनाज देते थे और उसके बदले में वह चूड़ियाँ दे देता था। ठीक है। फिर यहाँ पे बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो यहाँ पे है कि जो बदलू ना बहुत लाइक सीधा स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था, ऐसे नहीं बहुत झगड़ालू के भाई लड़ता रहे वैसा वो सब करता रहे, वैसे नहीं था। तो मतलब उसने कभी उसको झगड़ते हुए नहीं देखा। पर हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य मतलब वो बिल्कुल जिद पकड़ लेता था, चाहे मतलब उससे कोई जीवन भर वो पूरी ज़िंदगी कोई जीवन भर उससे फ्री में चूड़ियाँ ले जाए, है ना, मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, पर विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। लाइक होता है ना, आखिर सुहाग का जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है ना, क्योंकि उस दिन तो शादी का दिन है भाई, अब सुहाग का जोड़ा तो बहुत ज़्यादा वो होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए उसका तो महत्व ही कुछ और रहता था। तो यहाँ पे है, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता, उनको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो यहाँ पे दिया गया है कि मुझे लाइक उस लेखक कह रहा है कि मुझे ना अभी भी याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी, तो उसकी बात पे वो किसी बात पे लाइक छोटी सी बात पे वो बिगड़ गया, मतलब गुस्सा हो गया वैसे, तो भाई उसको मनाने के लिए लोहे लग गए मतलब क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद वाला सिस्टम है कि भाई ये हो गया भाई, वो पर मान ही नहीं रहा, वैसे हो गया। पर विवाह में ये होता था कि उसी जो विवाह में वो जो जोड़ा होता था भाई, उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि एक तो अगर वो किसी बात पे वो हो गया तो बिगड़ गया, तो फिर आप गए, है ना, और उसने अगर बना के आपको एकदम अच्छे से दे दिया तो भाई मतलब वो हो जाता था, इसीलिए उसमें बहुत मतलब मूल्य बढ़ जाता था उस जोड़े का। और जब विवाह में वो कोई जोड़ा बनाता था तो उसके लिए भी मतलब वो मेहमान नवाजी टाइप का सिस्टम था भाई, क्योंकि उसकी जो घर वाली थी मतलब उसकी जो पत्नी थी, उनको वस्त्र मिलते थे, कपड़े मिलते थे, बहुत सारा अनाज मिलता था, उसको अपने लिए एक पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे सो तो अलग, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसको मिलती जी जब वो विवाह में जोड़ा बनाता था। ठीक है। फिर यहाँ पे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख के चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो यहाँ पे दे रखा है कि मतलब पूरे संसार में मतलब पूरे दुनिया में बदलू को ना एक ही बात से चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियाँ, मतलब वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मतलब ऐसा होता नहीं कि अगर वैसी वाली चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ को देख लो एकदम चिढ़ जाओगे, एकदम इतना गुस्सा आ जाएगा, तो वैसे उसको आ जाता था।
तो अगर वो किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था ना, तो या फिर तो वो अंदर ही अंदर बहुत वो कुड़ जाता था, मतलब बहुत ऐंठ जाता था टाइप, या फिर वो कभी कभार 2-4 बातें भी सुना देता था। ऐसा वाला सिस्टम था उसका। फिर यहाँ पे कि फिर यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मुझसे तो वह मतलब घंटों बातें किया करता था, क्योंकि लेखक बताता था ना कि उसका तो दोपहर का समय उसके पास ही बीतता है, तो उससे तो वो बहुत घंटों बातें करता था। तो वो कभी उसके पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी उसके घर के बारे में पूछता था, कभी शहरी जीवन के बारे में पूछता था। तो मैं उससे कहता था कि शहर में तो स्त्रियाँ लाख की चूड़ियाँ ही पहनती हैं, मतलब शहर में इतना वो नहीं होती हैं कि क्या कहते हैं, शहर में इतनी लाख की चूड़ियाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए कांच की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। तो यहाँ पर बल्लू कहता है कि शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहाँ पे तो सभी कुछ होता है ना। वहाँ पे तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर घूमती हैं सड़कों पे, क्योंकि उनकी अलग कलाइयाँ नाजुक होती हैं भाई, कांच की चूड़ियाँ हैं पहने तो मोच ना आ जाए, है ना। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो यहाँ पे कह रहा है लेखक, यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी ना बदलू मेरी बहुत अच्छी खातिर करता था, मतलब जिस दिन उसकी गाय दूध देती थी तो उस दिन वो मेरे लिए मलाई बचा कर भी रखता था, और आम की फसल में तो वो उसके घर से रोज़ाना 2-4 आम खा के आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो इस सब को छोड़ के मुझे वो जिस कारण अच्छा लगता था वो ये था कि वो रोज़ाना ही लगभग मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तो यहाँ पे है लेखक कह रहा है कि वैसे तो मतलब मैं लगभग सारी गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 2-3 महीने आराम से वहाँ पे रुक के आता था, और जब स्कूल खुलता था तब मैं वापस आता था। पर 2-3 बार ही वो गया होगा, पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो पिता हैं उनके किसी मतलब दूर के शहर में, उनके मामा के यहाँ से दूर के शहर में बदली हो गई, बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया उनका, हाँ, जिससे वो मतलब बहुत ज़्यादा समय तक वो आ नहीं पाया यहाँ, फिर लगभग आ नहीं सका। फिर यहाँ पे तब लगभग 8-10 वर्षों तक के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों से में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगने में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तो यहाँ पे है कि तो जब 8-10 सालों के बाद जब लेखक वहाँ पे गया अपने मामा के गांव, तब मतलब उसको फिर लाख
की गोलियों में इतनी रुचि नहीं रही, क्योंकि फिर उसके बाद तो वो बहुत बड़ा हो गया था, तो वो ऐसे भूल भी गया था लाख की गोलियों के बारे में है। तो मतलब उसको ना गांव में होते हुए भी उसको बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि भाई हाँ, इंसान ऐसे बड़ा हो जाता है और बहुत साल पहले की कोई चीज़ मतलब इतना अच्छे से याद नहीं रहती। तो तब फिर गांव में होते हुए भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। फिर इसी बीच उसने ना गांव में देखा कि लगभग सारी जो स्त्रियां थी वो कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, मतलब वो कांच की चूड़ियाँ ही पहनती हैं। यहाँ पे वो मतलब एक लड़की है, तो उसने कहा है कि जो विरले के हाथों में भी उसने लाख की चूड़ियाँ ही कांच की चूड़ियाँ ही देखी थी। तो तब एक दिन उसको ना मतलब ऐसी अचानक से बदलू का ध्यान आ गया। तो बात यह हुई कि बरसात के समय तो उसकी जो मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी थी, ये और उसके जो हाथ की कांच की चूड़ियाँ थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून बहने लगा। तो उसके मामा घर पे नहीं थे, इसलिए उसको ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो वो जब वह कर रहा था तभी उसको ध्यान आया बदलू के बारे में। तो उसने सोचा कि मैं उससे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो जब लेखक मतलब उसने फिर सोचा कि मैं उसके घर हुआ हूँ, तो शाम तक मतलब वो ऐसे घूमते घूमते उसके घर चला गया। और मतलब बदलू वहीं पे चबूतरे पे बैठा, मतलब वहाँ चबूतरे में नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। तो क्या कहते लेखक ने उससे कहा, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो फिर बदलू ने उससे कहा, नमस्ते भैया, और वो मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और खाट पर बैठ गया। पर वो उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है तब उसकी शक्ल कुछ और होती है, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर कुछ और हो जाती है, फिर उसके बाद तो मतलब सेम ही रहती है। तो फिर होता है ना कि आप पहचानते नहीं हो, बहुत साल बाद 8-10 साल बाद हो जाते हैं। तो उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने समृद्ध पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लेखक कह रहा है कि उसने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से लाख की गोलियाँ बनवा कर लेके जाता था। उसने अपना परिचय दिया। तो फिर बदलू तब भी फिर चुप रहा, मतलब जैसे कि वो क्या कहते हैं क्या पास्ट को जब याद कर रहे होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा सोचने में लग जाती है कि ये मतलब मुझे लेके जाता था वैसा वाला। तो वो ऐसे सोच रहा था। तो तभी उसने फिर अचानक से वो बोल पड़ा कि आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन हो गए तुम गाँव नहीं आए, मतलब बहुत दिनों बाद गाँव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो क्या कहते हैं, लेखक ने उसे उत्तर दिया कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका, उसने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया उसका। फिर है यहाँ पे, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो कुछ देर बाद फिर शांति रही। तो फिर लेखक ने इधर उधर देखा कि ना तो मतलब उसको ना ही तो फिर उसकी मच्छियाँ दिखी और ना ही उसकी भट्टी दिखी।
तो फिर उसने पूछा कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने उससे पूछा। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो भाई मैं बनाऊँ, है ना। वैसे तो गांव गांव में तो कांच का प्रचार हो गया है, इसलिए सब तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, इसलिए गांव गांव में सब कांच का प्रचार हो गया है। तो फिर वह कुछ देर चुप रहा। फिर वो बोला कि मशीनी युग है ना, सब कुछ तो मशीन से बनता होता है, आजकल खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर सुंदरता जो कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में तो संभव नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मतलब जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी खतरनाक होती हैं बहुत जल्दी टूट जाती है, उसने कहा। तो फिर कहता है वो बदलू कि हाँ नाजुक तो होती है लला। कहते कहते उसको खांसी आ गई और फिर वो देर तक खांसता ही रहा। मुझे लगा उससे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शक्का भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे जो वो देर तक खांसता रहा तो लेखक ने सोचा कि उसे दमा है, उसकी अवस्था भी मतलब ठीक नहीं थी, उसका शरीर डल चुका था, उसके हाथ पे और माथे पर नसें उभर उभर के आ गई थी, जैसे कि कोई शंका भांप ली। जैसे उसने पता नहीं कैसे बदलू ने उसकी शंका भांप ली और उससे कहा कि नहीं मुझे दमा नहीं है, ये तो बस फसली खांसी है, यही मतलब महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे लेखक कह रहा है मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई ऐसी मतलब व्यथा है, कोई ऐसी बड़ी बात है जो वो छुपा रहा है। तो मैंने फिर देर तक सोचता रहा कि मशीनी युग ने मतलब कितने हाथ काट लिए, मतलब जब से मशीन आपको पता है इसकी सारी चीज़ों में मशीन यूज़ होती है। तो मशीन जब से यूज़ होना चालू गई हैं तो जो ऐसे ही लोग थे बदलू के जैसे जो हाथ से चीज़ें बनाते थे बेचते थे वो सब तो बंद हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें तो मशीन से बन रही हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट ली। फिर कुछ देर फिर शांति रही जो उसको अच्छी नहीं लगी। फिर उसने पूछा क्या कहते हैं कि आम की फसल कैसी है काका? उसने कुछ देर बाद पूछा विषय बदलते हुए। तो बदलू ने दिया अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो फिर उसने उसका आंसर दिया बदलू ने कि अच्छी है लला, आम की फसल तो बहुत अच्छी है। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि रज्जो अंदर से आम लिया लला के लिए। फिर मेरी ओर कहकर बोला कि मुझे माफ़ करना, मैं तो भूल गया, तो मैं आम खिलाना ही। तो यहाँ पे कह रहा है लेखक कहता है कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था।
तो क्या कहते हैं, यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत सारे खाए हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे फिर बदलू कहता है कि वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो फिर वो कुछ देर चुप रहा। फिर उसको वही दिन याद आ गए जब वो बदलू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। तो लेखक यहाँ पे पूछता है कि गाय तो अच्छी है ना काका। तो फिर वो उत्तर देता है कि गाय कहाँ है, 2 साल पहले ही मैंने बेच दी, मतलब 2 साल हो गए बेच दी। फिर इतने में ही उसकी बेटी अंदर से आई। रज्जू वो एक डलिया में वो बहुत सारे आम लेके आई। डलिया मतलब जो टोकरी होती है, तो उसमें बहुत सारे आम लेके आ गई। तो फिर उसने कहा कि मैं इतने कहाँ खा पाऊँगा। तो फिर बदलू कहता है वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। तो फिर लेखक ने कहा कि ये तो बहुत सारे हैं, मैं कहाँ खा पाऊँगा। तो फिर उसने उत्तर दिया कि वाह वाह, शहरी ठहरे ना इसलिए नहीं खा पाए, मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो इसके चौगुने आम खा जाता था। चौगुने मतलब 4 टाइम्स होता है ना, 4 टाइम्स आम खा जाता था। तो फिर उसने उत्तर दिया कि आप लोगों की तो बात ही कुछ और है। खैर, तो उसके फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि ज़रा लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी वाले मतलब उसके एक पेड़ था जो वो इसी साल तैयार हुआ है, तो उसी के लिए वो बोल रहा है कि देखो कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो फिर जब रज्जो उसे 4-5 आम फिर उसने जब उसको दे रही थी, तो उसके आम लेते समय लेखक ने देखा उसके हाथ की तरफ, कुछ क्षण उसके हाथ की तरफ देखा कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ थी। उसने ही पहनी हुई थी सिर्फ लाख की चूड़ियाँ, और वो बहुत फब रही थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। तो फिर बदलू ने उसकी दृष्टि देख ली और फिर वो बोल पड़ा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने लाख का। ज़मींदार साहब की बेटी का जब विवाह हुआ था, मतलब उनकी जब शादी हुई थी, तो 10 आने पैसे दे रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा, ये तुम शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो फिर कुछ देर बाद आम खाने के बाद वो वहाँ से चला आया और फिर उसको ना बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बदलू हार कर भी नहीं हार कर इन सेंस के, मतलब उसके पास अब कुछ लाइक वो नहीं था कि क्या कहते हैं, पैसे का वो नहीं था उसके पास, मतलब वो पैसे कहाँ से कमाए, तो वो पैसा नहीं कमा पा रहा था। उसकी गाय भी उसने बेच दी थी, वो उसने अपना काम भी बंद कर लिया था,
इस वजह से मतलब वो हार चुका था, उसके पास पैसे की बहुत कमी हो गई थी, गरीबी हो गई थी, पर तब भी वो हार कर नहीं हारा। हाँ, क्योंकि उसके फिर मतलब उसके जो व्यक्तित्व है उससे कभी नहीं लग सकता आपको कि मतलब वो क्या कहते उसके पास बहुत गरीबी हो गई। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि जो आसानी से टूट जाए। और ये कविता कामतानाथ के द्वारा लिखी गई है। तो ये चैप्टर अब पूरा हो गया। मैं अगले वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा नहीं है, छोटे से ही हैं। यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ हैं, हम ये देख लेते हैं। तो पहला है चाव, चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। चाव मतलब बहुत चाव से आप खाते हैं ना, तो मतलब चाव का मतलब है चाव होता है या फिर रुचि, इच्छा। फिर है यहाँ पे सलाह, तो सलाह मतलब यहाँ है सलाई, धातु की छड़। एक फिर यहाँ पे मुंगरी, लाइक मुंगेरी का मतलब है यहाँ पे गोल या फिर मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। मतलब मुंगेरी मतलब गोल या फिर एक जो लकड़ी होती है गोल की जो ठोकने पीटने के काम आती है। फिर यहाँ पे पैतृक, पैतृक का मतलब पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। मैं आपको बता रहा था ना, मतलब जो पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी, मतलब पूर्वज है फिर आपके पिता कर रहे हैं फिर आप कर रहे हो, तो उसका मतलब पैतृक होता है। फिर यहाँ पे खपत, खपत मतलब माल की बिक्री, माल की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो मैं आपको बताया ना, खपत का मतलब होता है माल की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। फिर है यहाँ पे वस्तु, पैसे से ना खरीद कर मतलब जो पैसे से ना खरीदी हो। फिर है यहाँ खरीदनी पैसों से ना। फिर है यहाँ पे विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। वस्तु विनिमय को हम लोग पता था ना, विनिमय मतलब वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, उसका मतलब होता है विनिमय। फिर है यहाँ पे कसर, घाटा पूरा करना है या फिर कमी, मतलब जैसे कि कसर निकाल लेता, मतलब पूरा भी उसका जो भी लाइक लॉस हुआ है वो उसने उसकी कमी फिर उसने निकाल ली। हाँ, उसका मतलब होता है कसर। फिर है यहाँ पे नाजुक, नाजुक मतलब कोमल। फिर है यहाँ पे पगड़ी, सिर, पगड़ी का तो आपको बताइए जो सिर पे लपेटी जाती है। फिर है मरहम पट्टी, मरहम पट्टी लाइक किसी जख्म का जब हम लोग इलाज करते हैं, किसी घाव पर पट्टी लगाते हैं, उसको मरहम पट्टी कहते हैं। फिर है मच्छिया, मच्छिया मतलब बैठने वाली होती है चौकी, जिसको हम लोग कहते हैं चौकोर खाट मान लो, वो होती है। फिर है यहाँ पे मुखातिब, देखकर बात करना, मुखातिब का मतलब है देखकर उसने बात करी। फिर है डलिया, डलिया मतलब टोकरी आप मान लो, बांस का बना एक छोटा पात्र होता है, मतलब टोकरी। फिर है यहाँ पे फबना, सजना, शोभा देना। फबना मतलब जो सज रहा है या फिर शोभा दे रही है, इसका मतलब होता है। ठीक है, ये शब्द अर्थ हो गए और ये कुछ क्वेश्चन है जो अगली वीडियो में आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो like my videos, also share with your friends to help them and comment if you have any doubt। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसमें आपको सारे हमारे नोट्स मिल सकते हैं। लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस और SST के होते हैं तो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे उस पर। ओके, बाय बाय।